बच्चों, आज हिंदी की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे दूसरा चैप्टर। पहला चैप्टर आप लोग पढ़ चुके हैं और उसका वर्ड मीनिंग, क्वेश्चन आंसर भी कंप्लीट हो चुका है। तो आज हम लोग दूसरा चैप्टर पढ़ेंगे और दूसरे चैप्टर का नाम है सच्चे मित्र। पार्ट 2 जो है आपका वह है सच्चे मित्र। हर कोई अपने जीवन में ऐसा मित्र चाहता है जो हर समय उसका साथ दे, चाहे दुख हो या सुख हो, उसके दुख में भी शामिल हो और सुख में भी शामिल हो। तो ऐसे ही मित्र की ये कहानी है, यहाँ पर इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे और समझेंगे। और इसको पढ़ने से पहले मैं मित्र से संबंधित एक दोहा आप लोग को सुनाती हूँ और उसका मीनिंग भी बताती हूँ, फिर इस चैप्टर को स्टार्ट करती हूँ। ध्यान से समझिएगा उस दोहे को और फिर हम लोग चैप्टर को पढ़ेंगे, समझेंगे। तो दोहा है कि कही रहीम संपत्ति सगै। कही रहीम, रहीम दास जी कहते हैं कि संपत्ति सगै, जब अपने पास संपत्ति होती है, संपत्ति का मतलब धन दौलत, हर प्रकार की सुविधा जिससे हम संपन्न होते हैं, जब हमारे पास किसी चीज़ की कोई कमी नहीं होती है, तब हमारे अनेक संबंधी होते हैं, अनेक मित्र होते हैं। ना जाने कहाँ कहाँ से लोग निकल आते हैं कि हम आपके मित्र हैं, हम आपके चाचा के फ्रेंड के बेटे हैं, हम आपके अंकल लगते हैं, हम आपके मतलब दूर के रिश्तेदार में आते हैं। तो हर प्रकार से लोग आपसे मित्रता करने की कोशिश करते हैं जब आप धन वैभव से संपन्न होते हो। तो कही रहीम संपत्ति सगे, बनत मतलब बनते हैं, बहु मतलब बहुत प्रकार से, रीत मतलब होता है ढंग। तो जब आपके पास संपत्ति होता है, संपत्ति का मतलब मैंने समझा दिया, और जब आपके पास संपत्ति होती है तो अनेक प्रकार से लोग आपके मित्र बन जाते हैं। लेकिन फिर दूसरी पंक्ति में देखिए रहीमदास जी क्या कहते हैं कि विपत्ति कसौटी जे कसे ते ही साचे मीत। रहीमदास जी दूसरी पंक्ति में समझाते हुए कह रहे हैं लेकिन विपत्ति कसौटी मतलब विपत्ति में, जब आपके पास दिक्कतें आती हैं, परेशानियां आ जाती हैं, कठिनाई होती है, मुश्किल की घड़ी होती है आपके सामने, उस समय जो आपका साथ देता है, विपत्ति कसौटी जे कसे ते ही साचे मित, वही सच्चा मित्र होता है। जो विपत्ति में, दुख में, मुश्किल घड़ी में आपका साथ देता है, वही सच्चा मित्र होता है। तो अब आप लोग अभी छोटे हैं, अभी मतलब चैप्टर को पढ़ के आपके अंदर ये चीज़ जगेगा कि एक अच्छे मित्र की पहचान हमें कैसे करनी चाहिए। और धीरे धीरे जैसे जैसे बढ़ेंगे आप समझ पाएंगे कि कौन हमारा मतलब सच्चा मित्र है। और वो मित्र आपका कोई ज़रूरी नहीं है कि आपके साथ पढ़ने वाला आपका सहपाठी हो सकता है, और बाहर भी आपकी गली मोहल्ले में रहने वाला भी हो सकता है वो आपका सच्चा मित्र आपकी मम्मी भी हो सकती हैं, आपके पापा भी हो सकते हैं, आपका भाई हो सकता है, या आपके मोहल्ले में रहने वाला कोई आसपास का दोस्त भी हो सकता है। तो जीवन में आप जब मित्र बनाइए तो इस बात का विशेष ध्यान रखिए। इसी चीज़ को इस चैप्टर में समझाया गया है, जो कि हर वक्त आपका साथ दे, चाहे आपके पास सुख हो चाहे दुख हो, वह आपके सुख दुख में शामिल रहता है, वही आपका सच्चा मित्र होता है। ऐसा नहीं कि जब सुख है तब तो आपके साथ में, और जब दुख आया तो फिर छोड़ करके रास्ता चल देता है। तो ऐसे मित्र जो होते हैं वो सच्चे मित्र नहीं होते हैं। वैसे तो जब हम क्लास में बैठते हैं तो भाई बैठने वाले सारे लोग हमारे मित्र होते हैं, लेकिन जीवन में कोई ऐसा मित्र भी होता है जो अंततः आपका साथ देता है। तो रहीमदास जी की दोहा में ही बताया गया है कि कही रहीम संपत्ति सगे, बनत बहु बहु रीत, और विपद कसौटी जे कसे ते ही साचे मीत। आइए इस चैप्टर को हम लोग पढ़ते हैं। प्रस्तुत पाठ का उद्देश्य बालकों को मतलब आप लोगों को सच्ची मित्रता से अवगत कराना है कि एक सच्चे मित्र की पहचान हमें किस प्रकार से करनी चाहिए, उसी इस पाठ में बताया गया है। वैसे तो हमारे बहुत से मित्र होते हैं, जैसा कि हम बता चुके हैं, अभी दोहा समझाया उसके माध्यम से बताया भी, किंतु उनमें से सच्चे मित्र कुछ ही होते हैं जो हर परिस्थिति में हमारा साथ देते हैं।
हमें मित्र बनाते समय उनकी अच्छी तरह जांच परख कर लेनी चाहिए, मतलब अच्छी तरीके से जांच लेना चाहिए कि क्या ये हमेशा हमारा साथ देंगे या नहीं देंगे। अब देखिए, इस कहानी के माध्यम से एक सच्चे मित्र का वर्णन किया गया है। इंग्लैंड के प्रसिद्ध वेस्ट मिनिस्टर स्कूल में दो लड़के पढ़ते थे। एक इंग्लैंड में एक स्कूल था, इसका क्या नाम था स्कूल का? वेस्ट मिनिस्टर। उसमें दो लड़के पढ़ते थे, एक का नाम था निकोलस और दूसरे का क्या नाम था? बेक नाम था। निकोलस और बेक क्या थे? एक दूसरे के मित्र थे। बेक को, जो मतलब बेक था, जिसका नाम बेक था, उसे सत्य से प्रेम था, और जबकि निकोलस को असत्य से प्रेम था। एक निर्भीक था, मतलब निर्भीक मीन्स क्या होता है? निडर। एक निडर था, किसी से नहीं डरता था, और जबकि क्या था? दूसरा था वो कायर था। कायर मीन्स क्या होता है? डरपोक था। एक निडर था, साहसी था, और दूसरा क्या था? डरपोक था। एक मेहनती था तो दूसरा आलसी था। एक मेहनत करने वाला था और दूसरा मतलब कामचोर था, बहुत ही आलसी था। फिर भी दोनों अभिन्न मित्र थे। लेकिन फिर भी दो अभिन्न मतलब क्या थे? एक दूसरे से अलग नहीं थे, एक दूसरे के परम मित्र थे, घनिष्ठ मित्रता थी उनके बीच में। मतलब दोनों के जो व्यवहार थे, दोनों का जो गुण था वो अलग अलग था, फिर भी वो दोनों के एक दूसरे के घनिष्ठ मित्र थे, एक दूसरे से अलग नहीं थे। और मित्र भी साधारण नहीं, एक दूसरे पर प्राण न्यौछावर करने वाले थे। न्यौछावर करना मतलब होता है त्याग देना। ऐसे मित्र थे दोनों कि अगर आवश्यकता पड़े तो एक दूसरे के लिए वो अपने प्राणों तक की बाजी लगाने वाले थे, अपने प्राण तक को भी देने वाले थे। ऐसे मित्र थे। एक दिन की बात है, दोनों अपने अपने स्थान पर बैठकर पढ़ रहे थे। जैसे आप लोग क्लास में पढ़ते रहते हैं, तो ऐसे उन लोग भी पढ़ रहे थे। शिक्षक महोदय कुछ देर के लिए बाहर चले गए। मतलब क्लास में शिक्षक पढ़ा रहे थे और कुछ काम से वो थोड़ी देर के लिए बाहर चले जाते हैं। फिर सब लड़के पढ़ाई बंद करके ऊधम मचाने लगते हैं। जैसे आप लोग की क्लास में ना कोई टीचर जब आता है तो क्या करते हैं? चुपचाप एकदम से लग रहा है कितने अच्छे सीधे साधे से हैं, और बिल्कुल बुक में ध्यान रहता है। अगर मान लीजिए किसी टीचर को कोई ज़रूरी काम आ पड़ता है, निकल जाता है क्लास से 1-2 मिनट के लिए, तो फिर उधमबाजी शुरू हो जाती है। जो उसमें से 2-4 शैतान बच्चे होते हैं ना, वो अपनी उधमबाजी शुरू कर देते हैं, शैतानी करने लग जाते हैं, शोर मचाने लग जाते हैं। तो सब लड़के क्या किए कि पढ़ाई बंद करके उधम मचाने लगे, मतलब शोर मचाने लगे। निकोलस ने सोचा कोई ऐसा काम करना चाहिए जिससे सबको मज़ा आ जाए। अब देखो, उसके शरारती दिमाग ने क्या सोचा कि ऐसा काम कोई करे जिससे कि सारे बच्चों को आनंद आ जाए, मज़ा आ जाए। उसने इधर उधर नज़र दौड़ाई कुछ करने के लिए। उसने देखा कि सामने खिड़की में साफ शीशा लगा हुआ है। उसकी नज़र खिड़की के शीशे पर पड़ती है और दिखता है कि वह शीशा एकदम साफ है, और उसके हाथ आगे बढ़ गए। उस शीशे की तरफ उसके हाथ बढ़ते, अपना हाथ बढ़ाता है, और एक साधारण सा धक्का और शीशा टूट गया। मतलब वो शीशा, जैसे ही उसके हाथ का धक्का उस शीशे पर लगता है, वह शीशा टूट जाता है, और निकोलस का हृदय पत्ते की भांति काँप उठा। मतलब वह जब शीशा टूट गया तो वह डर गया। जैसा निकोलस के बारे में पहले बताया गया है कि वह कायर था, डरपोक था, तो वो डर जाता है कि अब तो सज़ा मिलेगी, और चेहरा पीला पड़ गया। चेहरा पीला पड़ जाना एक मुहावरा है, जिससे ये होता है, इसका मतलब ये होता है कि बहुत घबरा जाना। जब उसके हाथ से वो शीशा टूट जाता है तो वो बहुत ही मतलब डर जाता है और बहुत घबरा जाता है, और उसकी आँखों के सामने चित्र नाच उठा। क्या चित्र नाच उठा? कि शिक्षक सज़ा देंगे। अब मुझसे अपराध तो हो ही गया, गलती तो मुझसे हो ही गई है, और अब जब शिक्षक आएंगे तो मुझे सज़ा देंगे। अब वो सज़ा किसी भी रूप में हो सकता है मुझे मुर्गा बना दें, हो सकता है मुझे खड़ा कर दें, या हो सकता है कि मुझे मुर्गा बना करके मेरे ऊपर 2 ईंट भी रख सकते हैं। तो इस डर से वो बहुत घबरा जाता है। आश्चर्य नहीं, स्कूल से भी निकाल दे। वो यहाँ तक सोच जाता है कि ऐसा भी हो सकता है
कि मुझे मास्टर यहाँ से मतलब निकाल दे, स्कूल से मेरा नाम काट के मुझे भगा दें। फिर मेरा भविष्य क्या होगा, लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, मुझे कहीं एडमिशन नहीं मिलेगा। मेरे इस व्यवहार की वजह से बहुत डर जाता है। अब निकोलस सिर झुकाकर अपने स्थान पर जा बैठा। अब गलती तो उसे हो ही गई थी। अब चुपचाप जा कर के वो अपने स्थान पर बैठ जाता है। उसकी आंखों के आगे अंधेरा छा रहा था। अब आंखों के आगे अंधेरा छाना मतलब उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे क्या ना करे, कुछ भी वो समझ नहीं पा रहा था कि कैसे मतलब इस समस्या का समाधान निकालें। कमरे में सन्नाटा पसर गया। अब भाई जब गलती हो गई तो सारे बच्चे सिमट गए, सब लोग चुपचाप बैठ गए। जैसे कि अब एक बच्चे को अगर क्लास में मार दिया जाता है तो सारे चुपचाप बैठ जाते हैं, या कोई एक बच्चा जब बहुत बड़ा अपराध कर देता है तो फिर सब लोग शांत होकर के बैठ जाते हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि एक के अपराध की सज़ा सबको मिल जाए। तो ऐसे में सारे बच्चे क्या होते हैं, चुपचाप सब बैठ जाते हैं। चारों तरफ कमरे में सन्नाटा था, शांति थी। अब शिक्षक लौटे तो उन्हें ऐसा सन्नाटा देखकर आश्चर्य हुआ, ताजुब करने लगे कि मैं नहीं था। उसके बाद भी भाई सब सारे अध्यापक जो होते हैं अपने क्लास से परिचित होते हैं, क्लास के बच्चों से परिचित होते हैं, कौन बच्चा कैसा है, कौन शरारती है, कौन सीधा साधा है, कौन अनुशासन का पालन करने वाला है, तो उन्हें भी मालूम था। फिर ऐसा सन्नाटा देख करके उन्हें आश्चर्य होता है जब वो अपने क्लास में आते हैं। उन्हें संदेह हुआ, मतलब शिक्षक को संदेह होता है कि कुछ ना कुछ तो ज़रूर है। वह खिड़की के पास गए तो देखा कि उसका शीशा टूटा हुआ है। वह क्रोध से गरजे, बहुत गुस्से से, मतलब वो चिल्लाते हैं, जिसने यह शरारत की है वह खड़ा हो जाए। उन्हें गुस्सा आता है और वहाँ चुपचाप देखते हैं, मौन सब बैठे हुए हैं। तो वो चिल्लाते हैं और कहते हैं कि जिसने भी ये शीशा तोड़ा है वह अपनी सीट पे खड़ा हो जाए। किंतु कोई खड़ा नहीं हुआ। अब क्योंकि शरारत तो निकोलस ने ही किया था, अब डरपोक था, वैसे डरा हुआ था बेचारा पहले से ही। अब हमारे डर के कहीं ऐसा ना हो कि मुझे मतलब सज़ा दी जाए, मुझे स्कूल से निकाल दिया जाए, हमारे डर के वह अपनी सीट पे बैठा रह जाता है, वो खड़ा नहीं होता है और सारे बच्चे भी चुपचाप बैठे रह जाते हैं। वह क्रोधित होकर एक एक लड़के से पूछने लग जाते हैं। उन्होंने निकोलस से भी पूछा। जैसे कि देखिए, आप लोग अपनी क्लास में जब गलती करते हैं तो जैसे आप लोग अपनी क्लास में जब कोई शरारत करते हैं और टीचर जब आता है तो पूछता है कि ये शरारत किसने किया, फिर आप लोग नहीं बोलते, कोई भी नहीं बोलता, सब चुपचाप मौन होकर के बैठे रह जाते हैं। फिर शिक्षक को बहुत गुस्सा आता और फिर वो कहता है कि यदि कोई बच्चा जिसने भी ये शरारत किया है वो खड़ा नहीं होगा तो फिर सबकी पिटाई होगी। तो ऐसे में एक दो बच्चे खड़े होते हैं, फिर जिसने वो शरारत किया होता है उसका नाम सामने आ जाता है। तो ठीक ऐसे ही हुआ कि वह खड़ा हो जाए, उन्होंने कहा, लेकिन कोई बच्चा खड़ा नहीं हुआ, सब चुपचाप बैठे रह गए। और फिर क्या करते हैं, शिक्षक एक एक करके एक एक बच्चे से पूछने लग जाते हैं। फिर निकोलस की भी बारी आती है और वो उनसे भी पूछते हैं। उन्होंने निकोलस से भी पूछा, उसने साफ इनकार कर दिया कि मतलब हमने ये काम नहीं किया है। अब बेक की बारी आई। उसने सोचा, अब बेक क्योंकि निकोलस का सच्चा मित्र था, उसने सोचा कि निकोलस मेरा मित्र है, उसने अपराध किया है, मतलब उसने गलत काम किया है, ऐसा उसे नहीं करना चाहिए, किंतु वह उसे अस्वीकार कर रहा है, मतलब उसे वो मतलब मना कर रहा है कि मैंने ऐसा नहीं किया है। क्यों ना मैं उसका अपराध अपने सिर पर ले लूं। बेक क्या करता है कि वह बोल देता है कि वो कहता है कि उसके अपराध को मैं अपने सिर पर ले लेता हूँ और मैं कह देता हूँ शिक्षक से कि मैंने ऐसा किया है। मित्र को ऐसा ही तो करना चाहिए। फिर बेक खड़ा हो जाता है और बोलता है कि शीशा मैंने तोड़ा है। सभी लड़के आश्चर्यचकित होकर उसकी ओर देखने लगे, क्योंकि सारे बच्चे जानते थे कि शीशा तो किसने तोड़ा है, निकोलस ने तोड़ा था, बेक ने नहीं तोड़ा था। इसलिए सभी बच्चे जब उसके इस उत्तर को सुनते हैं कि शीशा मैंने तोड़ा है तो सब आश्चर्यचकित हो जाते हैं। निकोलस शर्म से पानी पानी हो गया। पानी पानी होना मतलब लज्जित होना। वो शर्मा जाता है, बहुत लज्जित होता है बेक के इस उत्तर को सुन करके। बेक पर मार पड़ने लगी। जब शिक्षक को पता चल जाता है कि बेक ने ऐसा काम किया है तो फिर उसे मार पड़ती है और चमड़ी छिल गई। मारते मारते उसके शरीर का जो स्किन होता है वो हट जाता है, शरीर पर नीले दाग पड़ गए
और नीले नीले धब्बे पड़ जाते हैं। इसके बावजूद बेग के चेहरे पर दृढ़ता और विजय की भावना थी। बेग अपने मित्र निकोलस के अपराध को अपने सर पे ले लेता है, उसकी गलती को खुद एक्सेप्ट कर लेता है और इसके बदले में शिक्षक उसे मारते हैं, उसकी चमड़ी छिल जाती है, उसके शरीर पे दाग पड़ जाता है, लेकिन फिर भी बेग मुस्कुराता हुआ और प्रसन्न दिखाई पड़ता है। उसके अंदर दृढ़ता होती है और विजय होती है कि भले मुझे मार पड़ा, मैंने उसके अपराध को अपने सिर पे ले लिया, लेकिन इसका कोई ना कोई अच्छा प्रभाव मुझे देखने को मिलेगा। इससे क्या होगा कि मेरे मित्र में कोई ना कोई सुधार तो अवश्य होगा। छुट्टी हुई, साथियों ने बेग को घेर लिया। सभी साथी उसे घेर लेते हैं। जब शिक्षक चले जाते हैं, छुट्टी हो जाती है, तो सभी मित्र जो होते हैं वो घेर लेते हैं कि आखिर तुमने ऐसा क्यों किया। निकोलस चुपचाप खड़ा था वहाँ पे। उसकी आँखों में आंसू थे, उसकी आँखों में प्रेम के आंसू थे और उसने रूंधे स्वर में कहा, बेग, तुमने अपने इस त्याग से मेरे भीतर नई ज्योति पैदा कर दी है। वो कहता है कि ये जो तुमने हमारे लिए किया है कि तुम मेरे अपराध को अपने सिर पे ले लिए हो, इससे मेरे अंदर ज्ञान का प्रकाश फैल गया। अब मैं ऐसा कभी नहीं करूँगा। मुझ पर तुम्हारा यह बहुत बड़ा ऋण है। मतलब ये तुमने जो मेरे लिए कार्य किया है, ये मेरे ऊपर तुम्हारा बहुत बड़ा ऋण रहेगा, कर्ज रहेगा। मैं तुम्हारे इस ऋण को कभी नहीं भूलूंगा, मैं तुम्हारी इस एहसान को कभी नहीं भूलूंगा और मैं अब सुधरने का प्रयास करूंगा। इसके बाद 40 साल बीत जाते हैं। 40 साल बीत गए, 40 साल बीतते हैं और निकोलस न्यायाधीश बन गया और बेग सेना नायक बन जाता है। उन दिनों इंग्लैंड में क्रॉमवेल का शासन था। इंग्लैंड जिसका शासक कौन था? क्रॉमवेल था। राजतंत्रवादियों और प्रजातंत्रवादियों में युद्ध चल रहा था। राजतंत्रवादियों, जहाँ पर राजा मतलब क्या करता है कि अपने बात को प्रजा से मनवाने के प्रयास में रहता है, हमेशा वो अपनी मनमानी करता है। और प्रजातंत्र में क्या होता है कि राजा प्रजा के हित को ध्यान में रखते हुए कार्य को करता है। तो वही कहा गया कि राजतंत्रवादियों और प्रजातंत्रवादियों में युद्ध चल रहा था, संघर्ष चल रहा था। बेग राजतंत्रवादियों के साथ था। मतलब बेग जो सेनापति था वो राजतंत्रवादियों का सेनापति था। उसे बंदी बनाकर एक जिस्टर जेल में भेज दिया गया। बेग को बंदी बना लिया जाता है, जो कि राजतंत्रवादियों का सेना नायक होता है, और उसे एक जिस्टर, जेल का नाम क्या था? एक जिस्टर जेल में भेज दिया जाता है। और निकोलस वहीं न्यायाधीश था। क्रॉमवेल का आदेश था कि राजतंत्रवादी कैदियों को मृत्युदंड, मतलब उसने आदेश दिया था, क्रॉमवेल ने, इंग्लैंड का जो शासक क्रॉमवेल था, उसने आदेश दिया था कि राजतंत्रवादी जो भी कैदी है उसे मृत्युदंड की सज़ा दी जाए, उसे मार दिया जाए। जब कर्नल बेग का नाम आया, क्योंकि निकोलस न्यायाधीश था, तो जब कर्नल बेग का नाम उसके सामने आता है तो निकोलस आश्चर्य से उसे देखने लगा। निकोलस की नज़रें बेग के ऊपर जाती हैं, बेग के चेहरे पर जाती हैं और वह आश्चर्य से उसे देखने लग जाता है। वह अपने पुराने मित्र बेग को पहचान गया। वो समझ जाता है कि ये मेरा सच्चा मित्र बेग है, वह उसे पहचान जाता है। लेकिन वहाँ पर वह अपने कर्तव्य से बंधा हुआ होता है। उसने कुछ सोचकर निर्णय दिया, कुछ सोचा विचारा अपने मन में, फिर वो निर्णय देता है, फैसला लेता है कि 4 दिन बाद सबको फांसी दे दी जाए। वह कहता है कि इन कैदियों को 4 दिन बाद फांसी दे दिया जाए। निकोलस अपने कमरे में गया और नौकर से बोला। वह अपने कमरे में जाता है निकोलस, क्योंकि वह परेशान था, क्योंकि जानता था कि अब मृत्यु दंड उसके मित्र को मिलने वाला है। तो वह बहुत परेशान हो गया। फिर अपने कमरे में गया और अपने नौकर से कहता है कि मेरे लिए एक ऐसा घोड़ा लाओ जो एक जिस्टर में सबसे तेज हो। एक जिस्टर जो कि एक जेल का नाम है, और उस जेल के सामने जितने भी घोड़े हों उन सभी घोड़ों में मेरा घोड़ा सबसे तेज हो।
कुछ देर बाद लोगों ने देखा कि निकोलस हवा से बातें करते हुए लंदन की ओर भागा जा रहा है। अब निकोलस को ऐसा घोड़ा मिल जाता है जो एग्जिस्टर की अपेक्षा बहुत तेज़ था, और उस घोड़े पर वो सवार हो जाता है और फिर लंदन की तरफ भागता हुआ चला जाता है। हवा से बातें करना मतलब बहुत तेज़ी से भागना, बहुत तेज़ी से उसका घोड़ा उसे दौड़ाए हुए लेकर के चला जाता है और लंदन की तरफ जा रहा था। वह 2 रात, क्योंकि उसने सज़ा क्या सुनाई थी कि 4 दिन बाद सबको फांसी की सज़ा दे दी जाए, तो वह 2 रात और 1 दिन की लंबी यात्रा करके लंदन पहुंचा। 3 दिन ऐसे निकल जाते हैं। फिर 2 रात और 1 दिन की लंबी यात्रा के बाद वह वहाँ पर लंदन में पहुँच जाता है, जहाँ का शासक क्रॉमवेल रहता है। पसीने से लथपथ निकोलस क्रॉमवेल के सामने खड़ा था। वहाँ के शासक के सामने जा पहुँचता है और उनके सामने खड़ा हो जाता है। क्रॉमवेल ने उसकी ओर आश्चर्य से देखा और पूछा। वहाँ का जो शासक था वो निकोलस से पूछता है, कौन? न्यायाधीश निकोलस? अरे तुम तो न्यायाधीश निकोलस हो। क्यों इस समय इस दशा में? मतलब ऐसे कैसे यहाँ पे आना हुआ? फिर निकोलस ने कहा, निकोलस क्रॉमवेल से कहता है कि हाँ, मैं निकोलस हूँ और मुझ पर अपने मित्र का बहुत बड़ा ऋण है। मतलब मेरे ऊपर अपने मित्र का एक कर्ज है, एक एहसान है मेरे ऊपर उसका, और अब वो समय आ गया है कि मैं उस कर्ज को, उस एहसान को मैं उतार दूँ, और इसके लिए मुझे आपकी सहायता की आवश्यकता है। आपकी सहायता के बिना यह संभव नहीं हो सकता है। जब तक आपकी मदद नहीं मिलेगी मैं ऐसा कुछ नहीं कर सकता हूँ। क्रॉमवेल कुछ हैरान हुआ, उसे आश्चर्य हुआ। तो निकोलस ने बेग के बारे में सब कुछ बता दिया, पुरानी बात, मतलब अपनी दोस्ती, पढ़ना लिखना, सज़ा, सारी बातों को वो मतलब क्रॉमवेल से कह देता है, सारी बातों को सुना देता है और कहा, बेग ने ही मुझे इस स्थान पर पहुंचाया है। यदि उस दिन क्लास में मेरे अपराध को बेग अपने सिर पर नहीं लेता तो शायद मैं इस जगह पर नहीं पहुंच पाता, मैं न्यायाधीश नहीं बन पाता। क्योंकि मैं बहुत बड़ा आलसी था, कायर था और पढ़ने लिखने में बहुत कमज़ोर था। लेकिन अगर मैं आज एक न्यायाधीश पद पर हूँ तो इसमें बेग का हाथ है। बेग ने मेरी बहुत मदद की है, मुझे सुधारने में बेग का हाथ है। सारी बातों को बता देता है क्रॉमवेल से और कहता है कि यदि बेग मेरे अपराध को अपने ऊपर ना लेता तो मेरे मन में सत्य की ज्योति कभी नहीं जगती और मैं कायर ही बना रहता, मैं डरपोक ही हमेशा बना रहता। मैं अपने प्यारे मित्र के लिए आपसे क्षमादान चाहता हूँ और मैं आपसे अपने मित्र के लिए क्षमादान चाहता हूँ कि उसके अपराध मतलब उसे आप क्षमा कर दीजिए, उसे मृत्यु दंड की सज़ा से मुक्ति दे दीजिए। क्रॉमवेल बड़ा ही कठोर था, बहुत ही कठोर शासक था, उसके अंदर दया नहीं थी। लेकिन निकोलस और बेग की मित्रता की कहानी ने उसकी भी आंखों में आंसू छलका दिए। लेकिन वह जब निकोलस और बेग की मित्रता की कहानी सुनता है तो उसके अंदर दया उमड़ आती है और उसके प्रेम के आंसू उसके आंखों से निकल पड़ते हैं। और उसने क्षमादान का पत्र लिख करके, वो एक क्षमादान का पत्र लिखता है और लिख करके उसे निकोलस को दे देता है और देते हुए कहता है कि आखिर मैं भी तो मनुष्य हूँ। निकोलस से कहता है कि आखिर कुछ भी हो, भले मैं शासक हूँ और कठोर शासक हूँ, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं मैं मनुष्य हूँ। मैं भी दूसरे के दुख को देख करके दुखित होता हूँ और दूसरे के सुख में मैं शामिल होता हूँ, मुझे भी दूसरे के सुख में आनंद आता है। निकोलस पत्र लेकर तुरंत लौट पड़ा। उस क्षमादान का पत्र निकोलस लेता है और तुरंत शीघ्र ही वहाँ से वो लौट पड़ता है। वह शीघ्र ही एग्जिस्टर की जेल में जा पहुँचा और बेग जेल की एक कोठरी में चुपचाप बैठा हुआ, जाके देखता है कि जेल की कोठरी में बेग चुपचाप बैठा हुआ था वहाँ पे। और निकोलस ने क्षमादान का पत्र बेग की ओर बढ़ाकर उसे अपनी भुजाओं में कस लिया, मतलब अपने गले से लगा लिया। वह क्षमादान पत्र बेग को देता है और फिर उसे बड़े ही प्रसन्नतापूर्वक उसे अपने गले से लगा लेता है। भुजाओं में कस लेना मतलब गले से लगा लेना। वह रूंधे गले से बोला, क्या मुझे भूल गए बेग? वह कहता है कि बेग मुझे भूल गए? निकोलस कहता है